हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर बायोलॉजी का देखेंगे, जिसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस घटना चक्र से देखेंगे। और जैसा कि आपने कल देखा, सब डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी हमने चैप्टर को कंप्लीट किया है। और दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो को आपके पास, जैसे अभी क्या होता है कि रिवीजन के लिए टाइम बहुत कम रहता है। रिवीजन टाइम पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो ऑब्वियसली वीडियो को नॉर्मल मोड में देखिए, और आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को थोड़ा 1.25 स्पीड पे बढ़ा के देखिए। यू विल एन्जॉय इट और अच्छा मज़ा आएगा उसको देखने में। ओके, सो लेट्स बिगन आवर टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। और इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट प्रूफ द लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज अप्रॉक्स। कि अगर रिसेंट प्रूफ के हिसाब से देखें तो जो अर्थ के ऊपर लाइफ है वो अप्रॉक्स कितने साल पहले एग्जिस्ट करी थी, तो वो है बिफोर 2 बिलियन ईयर्स अगो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एज ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स। तो जो अर्थ की एज है वो है अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स, एंड दिस डेटिंग इज बेस्ड ऑन एविडेंस फ्रॉम द रेडियोमेट्रिक एज डेटिंग ऑफ मेटेरोइड मटेरियल and is consistent with the radiometric ages of oldest non-terrestrial and lunar samples. According to the recent life, the life on Earth emerged about 2 billion years ago. तो हम डेटिंग कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं कि जो मेट्रॉइड हैं, जो मेट्रॉइड मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, जो लूनार मतलब जो मून के सैंपल्स अवेलेबल्स हैं और टेरेस्ट्रियल सैंपल्स हैं, उनकी हम रेडियोमेट्रिक एजिंग टेक्निक्स का यूज़ करके हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर लाइफ कितने साल पहले एग्जिस्ट कर रही होगी। सो दैट वाज एन एक्सप्लेनेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। कि अर्थ के ऊपर जो ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, तो ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है एक ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर। ओके, so they obtain their energy through photosynthesis or they are also known as a cyanobacteria. ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, और ये अपनी एनर्जी को फोटोसिंथेसिस से ऑब्टेन करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग द गैसियस ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। दे पे ग्रेटर रोल इन ड्रामेटिकली चेंजिंग द लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ बाई स्टिमुलेटिंग बायोडाइवर्सिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन वॉट। कि जो डार्विन्स की जो थ्योरी है ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वो किसके बेसिस पर काम करती है? सो दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ, क्या वो ओवर प्रोडक्शन के बेसिस पे काम करती है, या फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन पे काम करती है, या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे काम करती है? तो इसका तीनों ही आंसर सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ही वॉज एन इंग्लिश जियोलॉजिस्ट एंड ही इज़ बेस्ट नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द एवोल्यूशन थ्योरी। डार्विन पब्लिश हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज इन 1859। तो डार्विन ने जो अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में दिया था इन 1859 में, जो कि स्टेट करती है दैट ऑल द स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म अराइज एंड डेवलप थ्रू नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्मॉल इनहेरिटेड वेरिएशन दैट इंक्रीज द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कम्पीट, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। सो इट इज़ कॉल्ड डार्विन्स थ्योरी। तो डार्विन ने जो अपनी थ्योरी है उसमें बोला था कि जितने भी स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं दे अराइज होते हैं, डेवलप होते हैं थ्रू स्मॉल नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्मॉल इनहेरिटेड वेरिएशन, जो कि इंक्रीज़ करते हैं इंडिविजुअल की एबिलिटी को टू कम्पीट करना, टू सर्वाइव करने में, तो रिप्रोड्यूस करने में। सो दिस इज कॉल्ड एज एन डार्विन्स थ्योरी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, हु प्रपोनेटेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अभी हमने देखा कि डार्विन्स ने 1859 में अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में डार्विन ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एक्सप्लेन द फर्स्ट एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ। सो इट वॉज, किसने पहले एक्सप्लेन किया कि एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो जो एक्सप्लेन किया था वो किया था लेमार्क ने, तो आंसर हो जाएगा डी। हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट हैं लेमार्क इज़ बेस्ट नॉन फॉर हिज थ्योरी ऑफ
इनहेरिटेड एक्वायर कैरेक्टर। तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर, ये जो थ्योरी दी थी वो लैमार्क ने दी थी, बट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी है? वो दी है डार्विन। सो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर वो पूछ रहा है कि किसने एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन किया, तो वो है लैमार्क। और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की अगर बात कर रहा है तो वो होगा डार्विन। तो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे लैमार्क, उन्होंने बोला अपनी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर में अबाउट द फर्स्ट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। So that was presented in 1801. He was first person to explain the theory of evolution to the public. तो वो पहला पर्सन था जिसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया। लेटर ऑन 1859 में जाकर के डार्विन ने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किताब लिखी, उसमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एक्सपेंड किया। तो फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय द लैमार्क, सेकंड थ्योरी वाज गिवन बाय द डार्विन। इन 1809 दिस थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन हिज बुक फिलॉसफी जूलॉक। इस किताब में उनकी जो बुक है उस बुक में पब्लिश हुई थी लैमार्क की में। नाउ जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी क्या बोलती है? द सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है कि म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज इनंसिएटेड बाय हूम। तो जो म्यूटेशन थ्योरी है ये थ्योरी दी थी ह्यूगो डी ब्रीस ने। किसने दी थी? ह्यूगो डी ब्रीस। ह्यूगो डी ब्रीस इज नोन फॉर हिज गिविंग द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू हिम, new species are not formed by continuous variation but by the sudden appearance of variation which he named as a mutation। उसने बोला कि जो नए स्पेसीज हैं वो कंटिन्यूस वेरिएशन से नहीं बनते हैं, बजाय एक कोई सडन अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन होती है जिसे म्यूटेशन बोलते हैं, उसकी वजह से नए स्पेसीज की फॉर्मेशन होती है। उसने स्टेटेड किया दैट द म्यूटेशन आर इनहेरिटेबल और परजिस्ट इन सक्सेसिव जनरेशन। उसने बोला कि हर जनरेशन में कुछ ना कुछ म्यूटेशंस होगा। जैसे कि आप जिस तरीके से दिख रहे हैं आपके बच्चे उस तरीके के नहीं दिखेंगे, आपके फादर जिस तरीके के हैं उस तरीके के आप नहीं दिखेंगे। तो ये होता है म्यूटेशन थ्योरी। दिस म्यूटेशन थ्योरी वाज गिवन बाय ह्यूगो डी ब्रीस ने। ठीक है, जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन बोल रहा है कि थ्योरी ऑफ म्यूटेशन को the match the list first with the list second and select the correct answer using the code given below list। लाइक बोला कि थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दी है, देन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने, इसको मैच करना है हमें नेक्स्ट से। तो हमें पता है कि थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दी है, तो डी ब्रीस ने। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, इसका फर्स्ट का हो जाएगा डी, ह्यूगो डी ब्रीस। तो ह्यूगो डी ब्रीस किस में आ रहा है? बी। हमने देखा कि ए का फोर्थ किस में है। अब यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। ए का जो 4 आ रहा है वो डी ब्रीस में भी आ रहा है और सी में, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। तो अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। वो बोल रहा है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी है, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑब्वियसली डार्विन का हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि बी का 3 किस में आ रहा है, तो डार्विन का है। अब हमें एक और कंसेप्ट पता होनी चाहिए, और वो बोल रहा है कि वन जीन वन एंजाइम जो हाइपोथेसिस है वो किसने दिया था, तो वो दिया था बेडल एंड टाटम ने। तो बेडल एंड टाटम ने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ऑपरेंट जो कंसेप्ट है दैट वाज गिवन बाय द जैकब एंड मोनेट। तो हमें इसमें क्या याद रखना है, नई चीज़ जो याद रखनी है वो है कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय द बेडल एंड टाटम एंड ऑपरेंट कंसेप्ट वाज गिवन बाय द जैकब एंड मोनेट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन इज, क्या होता है वो है नेचुरल सिलेक्शन। जैसे कि डार्विन ने बताया कि मेन फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन इज वन ऑफ द बेसिस मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन अलॉन्ग विद द म्यूटेशन, माइग्रेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, तो मेन फैक्टर जो एवोल्यूशन का है वो नेचुरल सिलेक्शन है। और भी फैक्टर हैं जैसे कि म्यूटेशन है, माइग्रेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी है। Now move to the next question. In the context of organic evolution, the loss of limb in a snake is explained by the phenomenon of what? अब आपने देखा होगा बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, उनके कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि लॉस हो रहा है। जैसे कि जो लिम्ब होता था स्नेक्स के अंदर, उसकी लॉस हुई है सांप के अंदर से। तो इसको किस फिनोमेना से आप एक्सप्लेन करते हैं, तो वो है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स फिनोमेना। जब कोई भी ऑर्गन बॉडी के अंदर जिसका यूज़ ख़त्म हो जाता है
तो धीरे धीरे करके बॉडी उसे रिप्लेस कर देती है, उसे ख़त्म कर देती है। दैट इज़ कॉल्ड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्योरी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए विल बी द आंसर। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Lamarckism is the idea that an organism can pass one characteristics that it acquire during its lifetime to offspring, also known as inheritance of acquired character। तो Lamarckism, जो Lamarck ने आइडिया दिया, उसने बोला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि उसने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किया है अपनी दूसरी ऑफ स्प्रिंग, अपनी नई जनरेशन को ट्रांसफ़र करता है, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द लेमार्क, और इसे लेमार्क के नाम पर बोला गया कि लेमार्कियन इनहेरिटेंस है, जिसने इनकॉर्पोरेट करे फॉलोइंग टू आइडियाज इन टू हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन विच आर कंसिडर्ड टू बी जनरली ट्रू, दैट इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसने बोला कि इंडिविजुअल लूजेस कैरेक्टरिस्टिक्स विच दे डू नॉट रिक्वायर यूज और डेवलप कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर यूजफुल। उसने बोला कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि अब यूज़ के नहीं रहे हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, और नए कैरेक्टरिस्टिक जो कि यूज़ के हैं उनको अप्लाई कर दिया जाता है, जो कि ये लेमार्क ने बोला अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में। और दूसरा जो कंसेप्ट दिया था उसने बोला था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट, इंडिविजुअल इनहेरिटेड द ट्रेट्स ऑफ देयर एंसेस्टर, कि हर एक इंडिविजुअल अपने एंसेस्टर से कुछ ना कुछ ट्रेट्स लेता है। ये थ्योरी थी लेमार्क की। ओके, तो लॉस ऑफ लिम्ब इन स्नेक इज एक्सप्लेन बाय द फिनोमेना ऑफ डिसयूज एंड यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो कंसेप्ट आंसर विल बी द डी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10 क्वेश्चन। अबाउट whom is said India's last wild cat has recently become extinct। तो चीता के बारे में बोला जाता है। ये विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट सी। चीता ऑल्सो नॉन एज अ हंटिंग लियोपार्ड, चीता को हम हंटिंग लियोपार्ड भी बोलते हैं। ए हैड बिकम द एक्सटेंट आफ्टर 1950, 1951 के बाद वो एक्सटेंट हो चुका था। सो दे वर फाउंड इन द लास्ट नंबर इन छत्तीसगढ़, पहले छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चीता पाए जाते थे। लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन के जो लेटेस्ट एंसेस्टर हैं वो कौन हैं? तो वो हैं क्रो मैग्नॉन। कौन है? बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्रो मैग्नॉन। क्रो मैग्नॉन विल बी द करेक्ट आंसर, मीन्स बी। क्रो मैग्नॉन इज कॉमन नेम दैट हैज़ बीन यूज टू डिस्क्राइब फर्स्ट अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस। तो पहले अर्ली मॉडर्न ह्यूमन जो थे वो थे क्रो मैग्नॉन। The earliest known remains of Cro-Magnon-like humans are radiocarbon dated to 43,000 years before. Cro-Magnons were robustly built and powerful. The body was generally heavy and solid with a strong muscular. The face was short and wide. तो जो Cro-Magnon होते थे वो robustly बहुत built और powerful होते थे। उनकी body बहुत heavy होती थी, solid हुआ करती थी, strong musculars होती थी। फेस जो होता था उनका शॉर्ट मतलब छोटा और वाइड मतलब चौड़ा होता था। चिन वॉज प्रोमिनेंट, चिन बहुत प्रोमिनेंट होती थी। ब्रेन कैपेसिटी वॉज अबाउट 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर, लार्जर देन एवरेज मॉडर्न ह्यूमंस। मॉडर्न ह्यूमन से अच्छी ब्रेन कैपेसिटी थी उनकी। रिसेंट रिसर्च सजेस्ट करती है दैट द फिजिकल डायमेंशन ऑफ सो कॉल्ड क्रो-मैग्नॉन आर नॉट सफिशिएंटली डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न ह्यूमंस टू वारंट अ सेपरेट डेजिग्नेशन। और तो रिसेंट स्टडी कहती है जो क्रो-मैग्नॉन की जो फिजिकल डायमेंशंस थी वो मॉडर्न ह्यूमंस से कोई ज़्यादा अलग नहीं थी। नाउ 12 क्वेश्चन, आर्कियोपेट्रिक्स इज व्हाट? आर्कियोपेट्रिक्स इज मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज। तो आर्कियोपेट्रिक्स जो है वो मोस्ट एंशिएंट बर्ड है किसकी? जुरासिक एज की। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्कियोपेट्रिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक, इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टिलिया एंड एप्स। रेप्टिलिया और एप्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है आर्कियोपेट्रिक्स। इसे एंशिएंट बर्ड बोला जाता है जुरासिक एज का। ये क्रिएचर है इन विच वी फाउंड द कैरेक्टर ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आर्कियोपेट्रिक्स डेटिंग फ्रॉम अबाउट millions ago during the Jurassic period when many dinosaurs lived. It is one of the oldest known bird. It is the first bird and modified form plant reptile है।
तो एप्स और रेप्टाइल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही जो अभी देखा मैंने वही पूछ रहा है कि आर्कियोपेट्रिक से कनेक्टिंग लिंक होते हैं किसके बीच में, एप्स और रेप्टाइल के बीच में क्या है कनेक्टिंग लिंक से, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमूथ इज एंसेस्टर ऑफ होम। मैमूथ जो है, मैमूथ एक टर्म अपने आप में डिफाइन कर रहा है, तो मैमूथ किसके एंसेस्टर हैं, वो एलिफेंट के एंसेस्टर हैं, डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो एक्सटिंक्ट मैमूथ हैं इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू टुडेज अफ्रीकन एलिफेंट एंड एशियन एलिफेंट। Modern elephant and woolly mammoth share a common ancestor that lived about 6 million years ago. Okay, move to the next question. Dinosaurs were, dinosaurs क्या थे, तो वो मेसोजोइक्स के reptiles थे dinosaurs, D will be the correct answer. Mesozoic era is the age of dinosaurs. So that was the age of dinosaurs. ये एक डायनासोर्स की एज थी मेसोजोइक एरा, एट लास्टेड अबाउट 180 मिलियन ईयर्स, तो ये करीब 180 मिलियन ईयर्स तक चली थी, फ्रॉम अप्रॉक्स 250 टू 65 मिलियन ईयर्स अगो। दिस एरा इंक्लूड 3 वेल नॉन पीरियड, और जो मेसोजोइक एरा है वो 3 वेल नॉन पीरियड को इंक्लूड करती है, विच इज़ कॉल्ड ट्राइसिक एज, जुरासिक एज एंड क्रेटासियस पीरियड। तो इसे याद रखना आप कैसे, टी, जे और सी मीन्स ट्राइसिक एज, जुरासिक एज एंड क्रेटासियस पीरियड को मेसोजोइक एरा इंक्लूड करती है। तो इस समय रेप्टाइल, वो जो डायनासोर्स हैं वो यहाँ रहा करते थे। डायनासोर्स बर इन ऑब्वियसली इन मेसोजोइक एरा, हम ये भी देखा कि मेसोजोइक एरा में डायनासोर्स रहते थे, सी विल बी द करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है, तो वो है सी इज करेक्ट सीक्वेंस, दैट इज सैलमेंडर, पाइथन, पहले सैलमेंडर आए उसके बाद पाइथन्स आए, देन कैंगारूज पर केम। ये IAS प्री 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। सैलमेंडर्स क्या थे, सैलमेंडर्स वॉज द टेल्ड एम्फीबियंस थे जिनकी मतलब पूछ हुआ करती थी, विच अपीयर्ड अबाउट 360 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि 360 मिलियन ईयर्स अगो देखने को मिले थे। पाइथन एक रेप्टाइल है विच अपीयर्ड अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि 300 मिलियन ईयर्स अगो पहले अपीयर्ड हुआ था। उसके बाद कंगारू आए हैं, कंगारू इज अ पोस्ट मैमन, और मार्सुपियल विच अपीयर अबाउट 145 मिलियन ईयर्स अगो। सो विच रेफरेंस टू द क्वेश्चन द करेक्ट सीक्वेंस होगा, पहले सैलमेंडर्स जो कि 360 मिलियन ईयर्स अगो, पाइथन 300 मिलियन ईयर्स अगो, देन कंगारू 140 मिलियन ईयर्स अगो। सो आंसर हो जाएगा इसका सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ आगे आने वाली वीडियोस में हम अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा टैक्सोनॉमी डिस्कस करेंगे। ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसको रिवाइज करते रहिए कंटिन्यूसली, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सकें। ओके, तो थैंक्स स्टूडेंट्स एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।